So welcome to the dear students. This is the lecture on shear center. आज जो मेरा लेक्चर होगा वो shear center के ऊपर होगा, shear center. तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था, टॉपिक हमारा shear center था और उसका मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर दिया था, that lecture is on horizontal shear. उसका फार्मूला क्या है, what is the horizontal shear, or you can say that what is shear flow. shear flow क्या है. So let us first जो रिवाइज करेंगे पिछला पोर्शन जो हमने किया था. अब देखिए shear flow, what is the shear flow. You can see from here, this is the I section I have taken, and you can see from here that the shear force is acting from one end to another end, right? तो shear जो force है वो एक end से दूसरे end की तरफ act करती है, and it is continuously flowing. If you will see the diagram, you can see that it is continuously flowing. That if this is I section I have taken, तो जहां पे देखिए ये इस तरीके से कंटिन्यूसली एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड के ऊपर जा रही है. यू अंडरस्टैंड. सो इट इज कंटिन्यूस फ्लोइंग. सो इट इज कॉल्ड, सो देन यू कैन से इट इज कॉल्ड shear फ्लो. अब जो shear फ्लो का जो वो था डेफिनेशन था, shear फ्लो क्या था. इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो ये क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये हमने किया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट. इट इज डिनोटेड बाय क्यू. हमने इसको किस तरीके से डिनोट किया था, क्यू. एंड दिस इज इक्वल टू द फार्मूला इज एस ए बाई आर अपॉन आई, राइट. This is the force per unit length. Now, what is the significance? Why we have calculated this horizontal shear or shear flow? So you can say it is having the two important significances. इसके दो significant है. पहला तो ये क्या है, it is used for calculating the location of shear center. तो जो shear center हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी लोकेशन क्या है, उसके लिए हमें shear flow का इक्वेशन वी मस्ट नो. हमें ये पता होना चाहिए. जब तक आपको ये shear flow का इक्वेशन आपको पता नहीं होगा, व्हाट इज द shear flow, तब तक आप जो है shear center की इक्वेशन को आप क्या है कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कहां पे किसकी लोकेशन होगी. ये इसका फर्स्ट यू कैन से इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. सेकंड सिग्निफिकेंस क्या था कि इफ वी विल फर्स्ट वी विल कंसिडर द बिल्ट अप बीम. कोई भी आप बिल्ट अप बीम्स ले लीजिए, ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ आई सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन और चैनल सेक्शन. कोई भी आप क्रॉस सेक्शन लें बिल्ट अप बीम का, सपोज दिस इज योर आई सेक्शन बीम. तो जहां पे अगर आप देखिए, यू कैन नॉट मेक द इंटायर सेक्शन ऑफ द बीम. आप इंटायर सेक्शन बीम का कंप्लीटली आप इंटायर सेक्शन बीम को नहीं आप बना सकते. यू अंडरस्टैंड. सो उसके लिए क्या करेंगे हम, first we will make these two flanges, this one and this one, and then also we will make the back part separately. We will make the flanges separately, we will make the back part separately, and then we will fix them, or we will connect them, or we will fix them with the help of nails or glue. तभी तो आप कोई भी अपना सेक्शन जो आई सेक्शन है,
टी सेक्शन है, टी सेक्शन की बात करें तो वहां पे आप क्या करेंगे, पहले आप फ्लेंज को सेपरेट, आप वुडन बीम है आपकी, फ्लेंज को आप सेपरेट बनाएंगे, उसके बाद बैक पार्ट को सेपरेट बनाएंगे, उसके बाद उनको अटैच करेंगे। इसी तरीके से आपका एल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, तो सभी केसेस में आपको आप जो बिल्ट अप आपकी बीम है वो कंप्लीट सेक्शन आप इमीडिएटली नहीं बना सकते, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेटली बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू फिक्स दोस पार्ट with the help of the nails or glue. You understand? There are so many options, but here we are using the options of the nails and glue. जो प्राइमरी हम ऑप्शन यूज करते हैं वो नेल्स के साथ या ग्लू के साथ हम उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अब देखिए जो नेल्स हैं, जैसे ये आपका आई सेक्शन है, ये आपके जो नेल्स हैं, राइट, जहां पे जब आपने लगाया, तो जो आपके नेल्स हैं जब आपने इनको लगाना है जहां पे, सो यू मस्ट नो दैट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द नेल। नेल के ऊपर कितना फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड? इफ यू नो दैट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द नेल, देन ओनली यू कैन डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल्स। तभी तो आप नेल्स का क्रॉस सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं, जब आपको पता होगा कि इन नेल्स के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल्स सो दैट द नेल्स विल सस्टेन द लोड विच इज एक्टिंग ऑन देम। यू अंडरस्टैंड? तो उसके लिए हमें जो डिजाइन करना है क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल्स का, वो आप कैसे करेंगे? सपोज द नेल्स आर फिक्स लाइक दिस, एंड जहां पे जो उनका स्पेसिंग है, लेंथ बिटवीन द टू नेल्स, यू कैन से इट इज इक्वल टू एक्स। दे आर फिक्स एट द इक्वल स्पेस, यू कैन से। तो इनके बीच का जो स्पेस है, उसका जो लेंथ है, दैट इज इक्वल टू एक्स। यू अंडरस्टैंड? एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल कैसे करेंगे? आप अगर निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका क्या होगा? टोटल फोर्स एफ विच इज एक्टिंग ऑन द नेल। यू अंडरस्टैंड? फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू एक्स। तो जहां से आपको टोटल फोर्स जो आपकी नेल के ऊपर एक्ट कर रही है, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन। एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ वो आपने कैलकुलेट किया है इन केस ऑफ द शेयर फ्लो। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है? Q इंटू एक्स, और Q आपने निकालना कैसे है? S, दैट इज द शेयर फोर्स, A बाई आर अपॉन आई। यू अंडरस्टैंड? सो जहां से हमें फोर्स मिलेगा, फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल्स, और इससे हम नेल का जो क्रॉस सेक्शन है डिजाइन करेंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द शेयर फ्लो। यू कैन अंडरस्टैंड कि हम शेयर फ्लो को क्यों कैलकुलेट करते हैं। दो इंपॉर्टेंस है, दो सिग्निफिकेंस है। एक तो हमें जब तक हम शेयर फ्लो का इक्वेशन वी डोंट नो, we cannot find the location of the shear center. So you can say that it is used for calculating the location of the shear center. This is the first significance. And the second one, that is in case of the built-up beam, we have to find the force which is acting on the nails. जो nails के साथ हमने इसको क्या किया, फिक्स किया है, different पार्ट इसके सेपरेटली बनाए और उसके बाद उनको फिक्स किया। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द नेल्स सो दैट वी कैन डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल। तो दैट इज यूज्ड, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमने निकाला है, और उसके बाद जो उसका डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से ग्लू का केस ले लीजिए। सपोज ग्लू का केस है, हम 100 mm के ऊपर ग्लू लगाते हैं, इन दोनों पार्ट को हमने अटैच करना है और इसके ऊपर हमने ग्लू लगाया। तो सपोज करो जी आपका कितना पार्ट है, 100 mm है, जहां पे हमने ग्लू लगाया जहां पे, तो लेंथ इसका आपका क्या आ गया, 100 mm। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड द लेंथ जहां पे आपने ग्लू जहां पे
जिस पोर्शन के ऊपर अपना ग्लू लगाया उसका आप लेंथ कैलकुलेट कर लें, फोर्स पर यूनिट को उस लेंथ से आप मल्टीप्लाई करें एंड देन यू कैन गेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्लू। यू अंडरस्टैंड? तो ये दो इंपॉर्टेंट थे इसके। नाउ ये तो हो गया शेयर फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस था। एक तो हमें लोकेशन शेयर सेंटर का फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज एक्टिंग ऑन द नेल्स और ग्लू जब हम बिल्ट अप बीम्स बनाते हैं उसके लिए वी विल यूज इट। नाउ अब आ जाइए कि डायरेक्शन ऑफ द, ये तो हो गया आपका राइट। ये मैंने कल भी आपको करवाया था बट दिस इज यू कैन से रिवीजन पार्ट ऑफ दिस शेयर फोर्स क्या है। अब डायरेक्शन ऑफ द शेयर फ्लो, डायरेक्शन ऑफ so you can say that in case of the thin wall members, I section, T section, L section, C section, channel section जिसे आप कहते हैं, so in that case we have to find the direction of the flow। shear stress का कैसे डायरेक्शन होता है। suppose I will consider the I section, तो ये अपना आपका क्या है I section हमने कंसिडर किया। this is your राइट, दिस इज द आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में जो आपने शो किया था ये सपोज करो दिस इज right, this is your I section and shear flow is acting from one end to the other end, right? So there is a beam of the cross section, I section है उसका and the W is the load acting on the beam और W आपका क्या है, लोड है जो बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है। The flow which we will get here like this, because this is you can say active shear flow, जिसको हम क्या बोलते हैं, active shear flow, right? So active shear flow क्यों बोलते हैं, because this is the beam, कोई ये आपकी बीम है, ये आप बीम ले लीजिए, right? So there is a beam, some external force is acting on the beam, एक एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग ऑन द बीम। कोई आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो बीम के ऊपर एक्ट कर रही है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए बीम के ऊपर क्या होगा, सपोज दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम और इस एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस होंगी, राइट? internal forces that is in the opposite direction of the external force, right? जो external force से जो आपका shear flow बनेगा just like this, that is called the active shear flow and reactive shear flow क्या होगा, that is opposite to the active shear flow, you understand? तो जो reactive shear flow होगा, here I will take the reactive shear flow because it is easy to calculate the things. In most of the books there is a active shear flow भी है, उससे भी आप कर सकते हैं, reactive shear flow से भी कर सकते हैं, but I am taking here the reactive shear flows. So you can say that the reactive shear flow that is in the opposite direction of the active shear flow. तो इसका जो reactive shear flow होगा, अगर यही आपका बीम है तो इसका reactive shear flow कैसे होगा, this is I section
right? And right, सो इसमें रिएक्टिव शेयर फ्लो आपका होगा जहां से अपोजिट है ना, जहां से ये वाला इधर से बढ़ाएंगे हम कंटिन्यूसली, अब कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, राइट, राइट. So this is your, so this is your reactive shear flow. You understand this? तो ये क्या होगा आपका, this is called the reactive shear flow. You understand? Reactive shear flow. You understand the difference between the active shear flow and the reactive shear flow? What is the difference of the, so yeah, you understand the difference? इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं. This is called the active shear flow. It says that consider a beam, उसके ऊपर आपका लोड जो है W लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम. यू अंडरस्टैंड? उससे जो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ड्यू टू दैट फोर्स द फ्लो विच वी विल गेट, that we will get the external shear flow. You understand? So suppose if you are having a body and the external force is acting on the body, you know that to balance that force there will be the internal forces. ये आपकी क्या है, ये आपकी internal forces will develop. Internal forces will develop, and these internal forces are opposite to the direction of the external forces. इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, so that they can balance the effect of the external forces. So internal forces के केस में here we are considering the shear flow by using these internal forces. और अगर मैं इंटरनल फोर्स के हिसाब से आपका शेयर फ्लो का डायग्राम बनाता हूं, तो दैट विल स्टार्ट, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिव शेयर फ्लो. यू अंडरस्टैंड? वो जो आपका एक्टिव शेयर फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा. तो एक्टिव शेयर फ्लो की डायरेक्शन इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, राइट. इसकी डायरेक्शन ऐसे थी और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से थी. तो जहां पे देखिएगा इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है और इसका डायरेक्शन दैट इज टोटली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, एंड दिस इज द एक्टिव शेयर फ्लो एंड दिस इज द रिएक्टिव शेयर फ्लो. तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द रिएक्टिव शेयर फ्लो ऑफ सम क्रॉस सेक्शंस. इनके कुछ क्रॉस सेक्शंस का हम क्या करते हैं, रिएक्टिव शेयर फ्लो ड्रा करते हैं. आई सेक्शन का तो दिस इज क्लियर टू यू, ये मैंने यहां पे आपको बना के दे दिया. सो टी सेक्शन का बना लेते हैं. ये आपका राइट, दिस इज योर
This is your T section. Right? So this is your T section. तो इसका रिएक्टिव शेयर फ्लो कहां होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे हम. Right? So this is the reactive shear flow. Right? This is the reactive shear flow. ये आपका आ गया I सेक्शन का रिएक्टिव shear flow. दिस इज द T सेक्शन का. इसी तरीके से हम सर्कुलर सेक्शन का बना लेंगे. इफ द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, उसका जो रिएक्टिव शेयर फ्लो होगा वो किस तरीके से बनाएंगे, बिकॉज वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ द शेयर फ्लो फर्स्ट इन द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. तभी तो बना के दे रहा हूं मैं आपको. Right? So this is your circular section. Right? तो ये सर्कुलर सेक्शन में होगा, इसका इस तरीके से होगा. Right? So this is the reactive shear flow of circular section. इसी तरीके से आपने सी सेक्शन का बनाना है. राइट? ये आपका सी सेक्शन है. इसका जो रिएक्टिव शेयर फ्लो होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड. जहां से हम स्टार्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम and from the diagram you see here that the shear force is flowing from one end to another end. ये आपका, इसको आप सी सेक्शन भी कहते हैं एंड चैनल सेक्शन भी कहते हैं. राइट? अब इसी तरीके से आप एल सेक्शन का ले लीजिए. सपोज इन केस ऑफ एल सेक्शन, ये आपका एल सेक्शन है. राइट? एल सेक्शन में जो रिएक्टिव शेयर फ्लो होगा, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. राइट? ये भी आपका रिएक्टिव
So this is negative. This is सारा negative. So why it is important to understand the direction of the shear flow? Because that will help to, with the help of this, we will calculate the location of the shear center. So in this case, I am drawing the, ये आपने याद रखना है, here I am just drawing the reactive shear flow. I am just taking the reactive shear flow, and reactive shear flow is what? That is opposite to the active shear flow, and active shear flow we will get when we will use the external force. Due to the external force, the flow which we will get, that is the active shear flow, and the reaction of that external force, you can say that is the internal force which is used for to balance the effect of the external force. Its direction that is opposite to the direction of the external force. और internal force को when will consider the internal force, उससे हिसाब से when we will draw the shear flow, तो ये different क्रॉस सेक्शन का मैंने आपको shear flow बना के यहाँ पे दे दिया है. You understand? तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ द shear flow. Now come to the shear center. आप जाइए वहां पे एक्चुअल हेयर वी विल लोकेट द शेयर सेंटर. अब देखिए बाई यूजिंग दिस शेयर फ्लो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका बताया था कि दैट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द शेयर सेंटर. अब देखिएगा हाउ वी विल लोकेट द शेयर सेंटर. तो शेयर सेंटर को लोकेट किस तरीके से करेंगे हम, यू अंडरस्टैंड? सो वी विल कंसिडर हियर द आई सेक्शन. So you can say that whatever the cross section we are considering, whether it is I section, T section, C section, L section, rectangular section, triangular section, whatever the cross section we are considering here, the section which we will take or the section which we will consider in the cross section, that should be symmetrical to the plane of loading. You understand? That should be symmetrical about the plane of loading. You understand? तो वो जो section है, that should be symmetrical about the plane of loading, and that you know, this is the assumption which we have considered in Bernoulli's-Euler theorem. तो जहां पे मैं आई विल कंसिडर द आई सेक्शन हियर. देखिए ये आई सेक्शन ही कंसिडर करते हैं जहां पे दिस इज योर आई सेक्शन. राइट. सो दिस इज योर आई सेक्शन. तो जो भी हम क्रॉस सेक्शन इसमें लेंगे, आपका आई सेक्शन क्रॉस सेक्शन है, टी सेक्शन है, सॉरी ट्राइंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है. तो उस क्रॉस सेक्शन में जो आपकी सेक्शन होगी, दैट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग, और यू कैन से दैट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द बाई एक्सिस. ये आपका इसका बाई एक्सिस है. एंड इफ यू विल सी द डायग्राम, you can see that this is symmetrical about the plane of loading, right? और y axis, ये आपका y axis है, symmetrical
about the plane of loading, right? So this is the assumption we consider in Euler-Bernoulli's theorem. This is the, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, ये आपका सेक्शन है, दैट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग। तो इसका जो आपका है शेयर फ्लो बना लीजिए आप, राइट। So this is the reactive shear flow. Here we will consider this reactive shear flow, and this is the I section. And I section आप अगर देखें आप, this is symmetrical about the plane of loading. You understand? We have to find the location of the shear center here. This is the cross section of the beam. मैंने कौन सा क्रॉस सेक्शन लिया? I section क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, right? So this is the cross section of the beam, or I have taken the section that is the y-axis that is symmetrical about the plane of loading. You understand? So this is the direction of the shear flow. ये आपका क्या है? shear flow का डायरेक्शन है, right? This is the direction of the shear flow. This is the weight W. W is the load which is acting on the plane of loading. So when it is symmetrical, this y-axis, this actually I section, this is symmetrical about the y-axis or the plane of loading, then you can say that the centroid is also on the plane of loading. You understand? C is the centroid which is also on the plane of loading. You understand this? Now, let us understand that what we will do. Here you can say that the load W that is acting on the plane of loading, and the centroid C that is also on the plane of loading. जो movement होगा, movement of the load W, movement of the load W about C, this is equal to 0, right? जो movement होगा, because the load W, this is passing through the centroid. ये जो load W आपका क्या है? centroid से पास हो रहा है. So it means that the movement of the load W, this is equal to 0, right? First. Now second, come to the part of this web, shear flow. ये web part का आपका shear flow है. This is the shear flow, ये आपका web part है, right? जो web का shear flow है, web part का shear flow है, that is also passing through the centroid. This is the shear flow of the web section that is also passing through the centroid. So you can say that the moment due to the shear flow in the web part, this is equal to 0. So you can say that the net movement, जो इसका net movement होगा load W का और shear flow का in the web, तो net movement क्या हो गया? जहां पे 0 हो गया, तो net movement जहां पे क्या हो गया? net movement in the web, this is equal to 0, or you can say net movement in the web लिख लीजिए. First point, you understand this? Now come to this flange part. आप फ्लैंज पार्ट के ऊपर आ जाइए. देखिए ये आपका जो फ्लैंज इस तरीके से है,
तो ये आपका कौन सा मूवमेंट क्रिएट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? इट इज लाइक दिस। तो फ्लेंज में जो मूवमेंट होगा लेफ्ट साइड के ऊपर, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और राइट साइड के ऊपर जो मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, राइट? तो इफ वी विल कंसिडर द फ्लेंज पार्ट, द मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसको लिख लेते हैं इन द फ्लेंजेस। मूवमेंट किसकी वजह से होगा? शेयर फ्लो। दिस इज द शेयर फ्लो। ये जहां से इस तरीके से शेयर फ्लो आपका हो रहा है, यू अंडरस्टैंड? तो फ्लेंज में जो मूवमेंट होगा, दिस इज ड्यू टू द शेयर फ्लो। तो शेयर फ्लो की अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये इस लेफ्ट साइड के ऊपर डायरेक्शन जो है, इन द लेफ्ट पार्ट जो होगा, लेफ्ट पार्ट जो फ्लेंज का होगा, उसमें जो मूवमेंट होगा वो आपका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और जो राइट पार्ट होगा, राइट पार्ट ऑफ द फ्लेंज, राइट पार्ट ऑफ द फ्लेंज जो आपका मूवमेंट होगा, ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड। वी हैव कंसिडर दिस assumption that the plane of loading that is symmetrical, or you can say this section is symmetrical about the plane of loading. You understand? If this section is symmetrical about the plane of loading, it means that the centroid, this is also on the plane of loading. You understand this? If it is symmetrical to the plane of the loading, then the centroid is also on the plane of loading, and due to this symmetry, due to the symmetry of the section about the plane of loading, you can say that anti-clockwise movement, जहां पे लिख लीजिए, due to the symmetry about plane of due to the symmetry of the section, लिख लीजिए, due to the symmetry of section about the plane of loading, it means that the movement on the left hand side, or the movement on the left part of the flange, this is equal to the movement of the right part of the flange. You understand? So इससे क्या होगा? जो आपका ACW है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, this is equal to clockwise, right? So anti-clockwise movement, this is equal to clockwise movement. So it means that this part is balanced by this part. You understand? The movement which is developed on the left part of the flange, that is being balanced by the movement that is on the right part of the flange. You understand? So it means that in this case, मुझे बताइए, ये आपका क्रॉस सेक्शन है एंड दिस इज योर एक्सिस, राइट? ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपकी सेक्शन है, दिस इज योर एक्सिस। मुझे बताइए, ये जो मूवमेंट आपका है, ये किस एक्सिस के ऊपर हो रहा है यहाँ पे? या दिस मूवमेंट इज अबाउट द नॉर्मल एक्सिस। ये कहां पे है? नॉर्मल एक्सिस। सो इट मींस दैट जहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्या होगा? ये
दिस इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? जब आपका पैरेलल एक्सिस के अबाउट द पैरेलल एक्सिस होगा, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग मूवमेंट। उस वक्त जो मूवमेंट मिलेगा हमें, दैट इज द बेंडिंग मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट इज अबाउट द नॉर्मल एक्सिस। सो यू कैन से here we will get the twisting moment, and the twisting moment, anti-clockwise twisting moment, this is equal to the clockwise twisting moment। तो इस सारा जो कहानी थी, इसमें क्या होगा कि जो नेट मूवमेंट है आपका, नेट मूवमेंट अबाउट सेंट्राइड और नेट ट्विस्टिंग मूवमेंट और नेट ट्विस्टिंग movement about centroid, net twisting moment about centroid, that is sigma mc, this is equal to 0, right? आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा? सिग्मा is equal to 0। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट 0 होगा, when the load is acting on the transverse beam, and at the point where the net twisting moment due to the load that is equal to 0, that point is called the point of shear center। तो किस पॉइंट के ऊपर आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट 0 हो रहा था? एट पॉइंट सी, एट द सेंट्राइड। सो एट द सेंट्राइड द नेट ट्विस्टिंग मोमेंट, दिस इज इक्वल टू 0। सो यू कैन से So you can say if the transverse load is applied on the beam, and if at any point on the beam net twisting moment is 0, that point is called the point of shear center। तो मुझे बताइए आई सेक्शन जो आपका सिमेट्रिकल आई सेक्शन था, उसके ऊपर किस पॉइंट के ऊपर आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट 0 हुआ? एट द सेंट्राइड सी। किसके ऊपर हुआ? एट द सेंट्राइड सी। तो इसका मतलब है कि जो आपका सिमेट्रिकल आई सेक्शन होगा, उसमें जो आपका shear सेंटर होगा, दैट इज ऑन द सेंट्राइड। सो यू अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स दैट इन दिस केस देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द shear सेंटर। तो इस केस में आपको shear सेंटर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ए सिमेट्रिकल सेक्शन, एंड द प्लेन ऑफ लोडिंग के ऊपर क्या होगा? आपका सेंट्राइड होगा। वेयर इज द पॉइंट ऑफ सेंट्राइड? दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ shear सेंटर इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन अबाउट बाई एक्सिस। यू अंडरस्टैंड? सिमेट्रिकल सेक्शन क्या हुआ? कहां पे? जहां पे आपका जिस पॉइंट के ऊपर जो आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा। तो जहां पे देख लीजिए आप, this is the point centroid, load is W is acting on this। तो ये प्लेन ऑफ लोडिंग के ऊपर पॉइंट है। ये this load W that is passing through the centroid, I am taking the moment at point C, I am taking the moment about point C। तो the load is passing through the center। So when this transverse load is passing through the center, it means the movement of this load about the centroid C, this is equal to 0। Now come to this बैक पोर्शन का जो आपका shear flow है, shear flow that is also passing through the centroid। जे भी आपका सेंट्राइड से पास कर रहा है, तो जे भी जो आपका फोर्स होगा, जे दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेंट्राइड, सो इसका भी जो मूवमेंट होगा वो 0 होगा। ये तो बैक पार्ट का आपका खत्म हो गया। सो ऑन द बैक पार्ट यू कैन से देयर इज नो ट्विस्टिंग, देयर इज नो ट्विस्टिंग बिकॉज द movement about the point C of W as well as the shear flow of the back part, that is equal to 0। You understand? Now come to this flange section के ऊपर आ जाइए। This is your flange।
दिस इज योर फ्लैंज सेक्शन, राइट। सो यहां पे देखिए, दिस इज द हाफ फ्लैंज सेक्शन, this is the another half of the flange section, because this is symmetrical about the plane of loading. This section is symmetrical. तो ये जो आप जहां से देखिए, ये मूवमेंट कैसा बढ़ाएगा, this movement is anti-clockwise about the centroid. If we will take the movement about the centroid C due to this shear flow, ये जो आपका shear flow है from here से here, तो ये मूवमेंट क्या होगा, anti-clockwise होगा. And if we will go to the right hand side, right part of the flange, the movement is clockwise direction. But as you know, this section is symmetrical about the plane of loading. So due to this symmetrical section or due to the symmetry about the plane of loading, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगा, दिस इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो इसका मतलब होगा कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट का भी जो नेट इफेक्ट है अबाउट द पॉइंट C, दैट इज आल्सो 0. तो जहां पे जो आपने आई सेक्शन जो आपने बीम कंसीडर किया, जिसके ऊपर आपका वर्टिकल लोड, वी हैव अज्यूम्ड दैट दैट इज वर्किंग, दैट इज एक्टिंग ऑन दिस सेंट्रॉइड. तो जहां पे आपने देखा कि एट पॉइंट C योर नेट मूवमेंट इज 0. अब ट्विस्टिंग मूवमेंट क्यों लिया, बिकॉज दिस मूवमेंट इज एक्टिंग अबाउट द नॉर्मल एक्सिस. से दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस, और ये मूवमेंट आपका नॉर्मल एक्सिस के ऊपर इस तरीके से एक्ट कर रहा है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज. यू अंडरस्टैंड? सो नेट ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट द नॉर्मल एक्सिस is called the net or the movement about the normal axis of the cross section. That is called the twisting moment, and here you can say twisting moment is equal to 0. तो ये सारी conditions satisfy हुई. So it means at which point the twisting moment is 0, means at the point of the centroid. तो इसका मतलब ये जो centroid होगा, that is itself the point of shear center. सेंट्राइड ही आपका, अगर मैं कहूं कि शेयर सेंटर का पॉइंट O है, तो C ही आपका O होगा. सो इट मींस यू कैन से दैट इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल सेक्शन द पॉइंट ऑफ शेयर सेंटर दिस इज इक्वल टू, और यू कैन से द पॉइंट ऑफ द शेयर सेंटर इज द सेम, दैट इज द पॉइंट ऑफ द सेंट्राइड. यू अंडरस्टैंड? ये हो गया हमने जब सिमेट्रिकल सेक्शन लिया. नाउ लेट अस कंसीडर द another section. अच्छा, सेकंड हम ले लेते हैं. लेट अस कंसिडर द चैनल सेक्शन. लेट अस कंसिडर द चैनल सेक्शन. इसमें वी विल ट्राई टू फाइंड आउट चैनल सेक्शन. हम जहां पे लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर वी विल कैलकुलेट. अब इसमें हम देखें कि लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर कहां पे होगा. जहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लोकेशन ऑफ शेयर सेंटर. यू अंडरस्टैंड? लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर. तो पहले हम चैनल सेक्शन बना लेते हैं. Let us say this is channel section, right? And the channel section है, this is आपका ये plane of loading होगा y section. Here you will see it is not symmetrical about the y section. ये जो आपका section है, this is called the C section. y section के ये कौन सा है, channel section. And it is not symmetrical. पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, not symmetrical, not symmetrical
about the plane of loading. तो पहला हमने आई सेक्शन लिया था, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग. ये सेकंड केस हम जो ले रहे हैं, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग. तो जी आपका इसी के ऊपर जहां पे आपका सेंट्राइड है, दिस इज सेंट्राइड सी on the y section. Let us say we assume that the load W that is acting on the plane of loading, right? So this is the condition. ये आपका, तो इसमें आप वो shear flow ड्रा कर लीजिए. This is your shear flow. This is the direction of the दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टिव shear फ्लो. ये याद रखना है, ये जो हम बना रहे हैं. सो दिस इज shear फ्लो. ये कौन सा shear फ्लो है? दिस इज द रिएक्टिव shear फ्लो. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, हियर वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द shear सेंटर. तो इसमें भी हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मोमेंट अबाउट द लोड W. We have find the moment about the centroid. ये लोड W का मोमेंट में फाइंड आउट करना है अबाउट द सेंट्राइड. एंड देन वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ द shear फ्लो. ये जो आपका shear फोर्स है, इसका मोमेंट कैलकुलेट करेंगे. एंड देन वी विल सी कि इसका जो नेट मोमेंट है, क्या वो जीरो आता है या नहीं आता है. इन फर्स्ट केस जो हमने आई सेक्शन का किया था, हियर वी हैव कैलकुलेटेड द तो टोटल नेट मूवमेंट था एट द सेंट्राइड, वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज इक्वल टू जीरो. सो वी सेड इन दैट केस दैट द पॉइंट ऑफ shear सेंटर दैट इज एट द सेंट्राइड, वहीं पे था, क्योंकि नेट इफेक्ट जो मूवमेंट था वो जीरो था. अब इसमें भी हम सेंट्राइड के ऊपर ही हम मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे. तो मूवमेंट of W, moment of W, load W about C, क्या होगा? Because this load is passing through the centroid, you understand? So this load W that is passing through the centroid, so it means that the moment of the load W about the centroid, this is equal to zero. ये तो मूवमेंट इसका जीरो आ गया. अब सेकंड आप जाइए आप shear फ्लो के ऊपर. अब देखिए ये shear फ्लो, दिस इज किस साइड के ऊपर है? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. ये जो shear फ्लो है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर है. इज देयर एनी मूवमेंट टू बैलेंस दिस मूवमेंट हियर? नो, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ W about the centroid, this is zero. And this shear flow is making the clockwise movement. So you can say, ये कर लीजिए, due to shear flow, the movement about centroid, the movement about centroid is clockwise. क्या है? क्लॉकवाइज है. सो देयरफॉर देयर इज नो मूवमेंट टू बैलेंस दिस मूवमेंट. सो यू कैन से देयरफॉर इन दिस केस, अगर इफ योर लोड इज एक्टिंग ऑन द सेंट्राइड हियर, सो इन दिस केस जो आपका नेट आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, कौन सा मूवमेंट आएगा जहां पे ट्विस्ट? बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन. सो नेट जो आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, नेट ट्विस्टिंग मूवमेंट इस केस में क्या होगा? जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो. यू अंडरस्टैंड? तो क्या करेगा ये? बिकॉज इट विल शिफ्ट दिस चैनल टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये चैनल क्या होगा? ये शिफ्ट होगा, टिल्ट होगा, किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो देखिए इसका इस तरीके से, तो अगर हम लोड को W को, इफ वी विल कीप द लोड हियर ऑन द सेंट्राइड प्लेन ऑफ लोडिंग, तब तो जहां पे सेंट्राइड जो है,
जहां से आपका इस केस में जहां पे आपको शेयर सेंटर का लोकेशन नहीं मिलेगा। अब शेयर सेंटर का लोकेशन लेने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे अंदर से अब ये इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा। राइट, इट विल ट्विस्ट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपका सेंट्राइड था जहां पे, राइट, एंड दिस पॉइंट इज द सेंट्राइड। ये आपका प्लेन ऑफ लोडिंग है, दिस इज सेंट्राइड। अब देखिए, इफ इट विल ट्विस्ट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट हमें क्या करना है, जो नेट ट्विस्टिंग मोमेंट है हमें क्या करना है, उसको जीरो होना चाहिए। यही आपकी डेफिनेशन है शेयर सेंटर का, कि एट दैट पॉइंट जहां पे आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो होगा, अगर ट्रांसवर्स लोड उस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है तो जो वो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका शेयर सेंटर होगा। तो देखिए, पहले केस में हमने W को जहां पे लिया, जहां पे W लिया, राइट, से आई विल शिफ्ट द W फ्रॉम हेयर। पहले ये WJ था जहां पे, अब मैं W को शिफ्ट करता हूं। सपोज करो मैं आई विल शिफ्ट हेयर W लाइक दिस। अब ये हवा में तो होगा नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसका पीस थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसका क्रॉस सेक्शन के साथ इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। यू अंडरस्टैंड। अब ये पहले फर्स्ट तो ये था, ये फर्स्ट है। अब इसको मैंने इधर से उठा के W दैट इज शिफ्टेड हेयर, आर यू कैन से, अगर इधर से करें हम, ये आपका सेंट्राइड था, तो ये W आपका जहां से जहां तक हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। यू अंडरस्टैंड दिस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, से दिस इज E, राइट। डिस्टेंस क्या होगा, E के बराबर होगा। If I will calculate the moment of the W about the centroid, तो वो क्या होगा, W into E, राइट। और ये जो आपका मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट किस तरीके से होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। यू अंडरस्टैंड, इट विल क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये जो शेयर फ्लो का मूवमेंट था, ये जो शेयर फ्लो का मूवमेंट था, the movement of this shear flow about C, ये जो शेयर फ्लो का मूवमेंट था, ये क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, अबाउट C। दिस इज द मूवमेंट ऑफ शेयर फ्लो अबाउट C, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ W अबाउट C, that is W into E, and this is anti-clockwise direction. Suppose this is O. So here you can say that the load W is acting at point O. When the load W is acting at point O, then you can say कि जो आपका नेट मोमेंट है, नेट ट्विस्टिंग मोमेंट, सिग्मा MC, क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यू अंडरस्टैंड, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। ये नेट मूवमेंट जीरो कब हुआ, जब हमने ये जो वर्टिकल ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, एंड व्हेन वी हैव ट्रांसवर्स दिस लोड W फ्रॉम W, जहां इस पॉइंट से हमने एट सम पॉइंट के ऊपर, एट सम डिस्टेंस के ऊपर इसको ट्रांसफर किया, जिस पॉइंट के ऊपर ये लोड एक्ट करेगा ऑन द बीम, जहां पे हमने इसको ट्रांसफर किया, वो जो पॉइंट होगा जहां पे आपका नेट ट्विस्टिंग मूवमेंट सेक्शन का जीरो होगा,
वो जो पॉइंट होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ द shear center. You understand this? दोबारा देखिए, as for the definition of the shear center, what I have told you, definition क्या था shear center का? You know that it is the point on the beam section at which the transverse load can be applied without causing twisting. So क्या था ये definition? It is the transverse load acting on the beam, right? जिसका ट्विस्टिंग मोमेंट जो है बीम के ऊपर किसके बराबर होगा? जीरो के ऊपर होगा। वो जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द shear center. दिस इज द डेफिनेशन. यू अंडरस्टैंड? सो अब मुझे बताइए, ये जो आपका चैनल सेक्शन था, इस केस में मुझे इसका ट्विस्टिंग मोमेंट, नेट ट्विस्टिंग मोमेंट को जीरो करने के लिए क्या किया? अगर मैं लोड जो है प्लेन ऑफ लोडिंग के ऊपर लगाता हूं तो आपका shear center we will not get the shear center, क्योंकि जहां पे आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. बट हमें इफ आई विल शिफ्ट दिस लोड फ्रॉम हियर टू एट सम डिस्टेंस ऑन द क्रॉस सेक्शन, इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, हवा में तो लगेगा नहीं, इसको एट सम डिस्टेंस, इफ आई विल शिफ्ट द लोड at some distance from the plane of loading towards this left hand side, so then the moment developed by load W above the centroid, that is equal to W into E, and its direction is the anti-clockwise direction. इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. सो इट मींस दैट एट पॉइंट ओ जो आपका नेट ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, ये इसको बैलेंस करेगा. ये क्लॉकवाइज मूवमेंट था, ये आपका नेट वाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. तो किस पॉइंट के ऊपर अपने शिफ्ट किया इसको? एट पॉइंट ओ. जहां पे शिफ्ट करने से क्या हुआ कि आपका जो एंटी क्लॉकवाइज, आपका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट था दैट इज बैलेंस, दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. और इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आपने W एक्ट किया, ट्रांसवर्स लोड आपका एक्ट हुआ बीम के ऊपर, वो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आपका नेट ट्विस्टिंग मूवमेंट जीरो था, उस पॉइंट को हम कहते हैं shear center. तो O इज द shear center here. तो इस केस में आपने देखा, यू हैव सीन इन दिस केस, इन द I section we have seen that shear center is on the centroid because that was a symmetrical section about the y-axis. You understand? But the channel section we have taken, this is not the symmetrical section about the y-axis. So in that case, we did not get the point of shear center on the centroid, but we got the point of shear center at some distance towards the left side of this, जहां पे आपका नेट shear force आपका जीरो होगा. You understand? Now you understand the concept of the shear center. तो concept of the shear center क्या था, इसकी definition क्या थी, वो हम लिख सकते हैं. तो shear center का अगर अपना definition लिखना है तो लिखिए, इट इज डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द पॉइंट ऑन द at which transverse load is applied
without causing the twisting moment. Write down. Without causing the twisting, right? तो ये क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द बीम सेक्शन, आप कर लीजिए, बीम के सेक्शन के ऊपर पॉइंट है. इट इज अ पॉइंट ऑन द बीम सेक्शन एट विच द ट्रांसवर्स लोड इज अप्लाइड विदाउट काजिंग द ट्विस्टिंग. मींस इस केस में आपका उस पॉइंट के ऊपर जब आप लोड अप्लाई करेंगे, जो भी बीम का क्रॉस सेक्शन होगा, और अगर आपका नेट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट इज इक्वल टू 0, वो जो पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट क्या होगा जहां पे वो लोड एक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द शियर सेंटर. यू अंडरस्टैंड? उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? शेयर सेंटर कहेंगे. सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब शेयर सेंटर का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल हियर. तो शेयर सेंटर क्या चीज है? क्या शेयर सेंटर क्या है? व्हाट इज द शेयर सेंटर? जिस पॉइंट के ऊपर आपका ट्रांसवर्स लोड एक्ट करता है किसी बीम के ऊपर, और अगर उसका जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, नेट इफेक्ट ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट 0 होता है, वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड द शेयर सेंटर. सो जहां से आप देखिए द सेकंड जो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, सिग्निफिकेंस आपका शेयर फ्लो का, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट. शेयर फ्लो का सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ड्यू टू दिस शेयर फ्लो वी हैव कैलकुलेटेड द मूवमेंट. एक मूवमेंट तो आपका जो लोड उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड एक्ट करेगा उसका होगा, और दूसरा मूवमेंट किसका होगा? जो आपका शेयर फ्लो है, जहां पे कंटिन्यूस शेयर फ्लो आपका बीम के क्रॉस सेक्शन में है, उसका भी तो मूवमेंट क्रिएट होगा. और उन दोनों के मूवमेंट को अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लेते हैं और नेट जो मूवमेंट आपका 0 आता है, तो वो आपका होता है शेयर सेंटर. सो देन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द शेयर फ्लो. क्या आपको समझ आ गया कि शेयर फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस था? क्यों इसको मैंने पूरा डिटेल शुरू से हॉरिजॉन्टल शेयर से शुरू किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था, उसमें एक तो आपका इंपॉर्टेंस ये था शेयर सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, दिस यू हैव सीन. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंस, जब आप कोई फिक्स बीम बनाते हैं, फिक्स्ड इन बीम्स जो होती हैं, बिल्ट इन बीम जो बनाते हैं, उसमें जो आपकी कुछ सेक्शंस होती हैं, डिफरेंट सेक्शंस, उनको जोड़ के आपने एक कंप्लीट सेक्शन बनाना है. जैसे आपका आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, सी सेक्शन है. तो उस केस में उन बीम को जोड़ने के लिए वी यूज द 2 ऑप्शंस, आइदर द नेल्स और द ग्लू. तो उस केस में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों? फोर्स पर यूनिट लेंथ किसका? शेयर फ्लो का. और अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें वी हैव द फार्मूला फॉर दिस शेयर फ्लो का, वी हैव ड्राइव दैट फार्मूला. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वहां से हम कैलकुलेट करेंगे, और जो स्पेसिंग होगी बिटवीन द नेल्स उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द फोर्स ऑन द नेल, जिससे हमें हेल्प मिलेगा उसका क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए. राइट? तो इसी तरीके से कुछ मैं आपको क्रॉस सेक्शंस दूंगा, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के ऊपर. वी विल कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर. राइट? ये तो आपका क्लियर हो गया. So suppose we have different cross sections and we not need to calculate the location of the shear center. ये आपको बता देता हूं मैं यहां पे. तो जो आई सेक्शन था, आई सेक्शन का तो आपको पता ही है. आई सेक्शन का जो आपका था, ये आपका आई सेक्शन है. राइट? तो आई सेक्शन में याद रखिएगा, PYQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जे आपका सेंट्राइड है सी, और जे आपका सी क्या हो गया? सेंट्राइड.
और इसी के ऊपर ही आपका सपोज आई से ओ आपका क्या है, शेयर सेंटर, राइट। तो आप कह सकते हैं एट सी, एट द सेंट्राइड क्या होगा, आपका शेयर सेंटर होगा इस केस में। ये तो आपको पहले भी बताया था, राइट। शेयर सेंटर और सेंट्राइड का लोकेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम लोकेशन। ये लोकेशन क्या होगा आपका, ये सेंट्राइड और शेयर सेंटर का, ये दोनों का लोकेशन क्या होगा, सेम लोकेशन होगा। यू अंडरस्टैंड, दे आर हैविंग द सेम लोकेशन। अब आप ले लीजिएगा बॉक्स सेक्शन, ले लीजिए आप। ये आपका है वास एक्स। So this is also symmetrical about the two axis। ये x एक्सिस के ऊपर भी, टू एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के ऊपर भी सिमेट्रिकल था और x एक्सिस के ऊपर भी सिमेट्रिकल है। इसी तरीके से ये आपका y एक्सिस है, तो ये आपका x एक्सिस है। तो ये दो क्रॉस सेक्शंस जो मैंने लिए हैं, दे आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, राइट। तो ये आपका सेंट्राइड होगा, इसमें ये सेंट्राइड होगा, और इसी पॉइंट के ऊपर, इसमें भी आपका इसी पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, OV होगा। यू अंडरस्टैंड। सो इन दिस केस आल्सो सेंट्राइड एंड शेयर सेंटर एट द सेम पॉइंट, लिख लो सेंट्राइड C एंड शेयर सेंटर O एट द सेम पॉइंट। इसमें आपका शेयर सेंटर और सेंट्राइड जो है सेम इम्प्रूव होंगे। अब आपका जो है अब मैं लेता हूं क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये था टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्रॉस सेक्शन अबाउट वन एक्सिस ऑफ राइट। ये था, ये लिख लो क्रॉस सेक्शन अबाउट टू एक्सिस ऑफ, राइट। दूसरा ले लीजिए क्रॉस सेक्शन अबाउट वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। टी सेक्शन ले लीजिए वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, टी सेक्शन, राइट। इसमें जो सपोज करो ये वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ये इस पॉइंट के ऊपर आपका सेंट्राइड है, सपोज योर सेंट्राइड इज हियर, राइट। और जो आपका शेयर सेंटर होगा वो जहां पे होगा। यू अंडरस्टैंड, ये आपका शेयर सेंटर, they will not coincide to each other, they are at different points। ये आपका सेंट्राइड, राइट। ये आपका आ गया टी सेक्शन, दिस इज योर राइट, दिस इज योर टी सेक्शन।
ये कौन सा सेक्शन आ गया आपका? डी सेक्शन। इसमें वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक और ले लीजिए, सी सेक्शन का तो मैंने आपको बताया था, सी सेक्शन ड्रा कर लीजिए, ये आपका है वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। राइट, ये कौन सा है? सी सेक्शन और जनरल सेक्शन, ये आ गया सी सेक्शन। राइट, इसमें देखिए ये आपका प्लेन ऑफ लोडिंग आएगा, दिस इज योर प्लेन ऑफ लोडिंग लाइक दिस। इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है? सी है, और इस पॉइंट को सेंट्राइड कहां पे आएगा? ओ, ये आपका सेंट्राइड और ये आपका शियर सेंटर। राइट, सेंट्राइड और शियर सेंटर। तो इसी तरीके से इसमें एल सेक्शन भी ड्रा कर लेते हैं हम। दिस इज योर, ये कौन सा सेक्शन है? दिस इज योर एल सेक्शन। राइट, दिस इज योर एल सेक्शन। इसमें सपोज ये आपका सी हो गया, this is your centroid and this is point of shear center. You understand? C is the centroid and O is the point of shear center. So these are the sections which are symmetrical about the one axis only. These are the sections which are symmetrical about the two axis only. And in this case you have seen here that the centroid and the shear center both will coincide to each other. Both will lie on the same point. So you can say that shear center is the centroid. जहां पे centroid होगा वहीं पे shear center होगा. So there is no need to locate to find this. But in case of the sections which are symmetrical about one axis, right? उस केस में आपका जो centroid और shear center होगा, that is at the different position, at the different point. If I will take the T section, here you will see here centroid is here, but the shear center is at this point. In case of the C section that we have done here also, अभी किया हमने, तो centroid अगर जहां पे होगा तो shear center is here at point O, and this is the L section if the shear center is here. So if the centroid is here, so shear center is at this point O. So this is the complete detail of the topic shear center. इसमें मैंने 2 लेक्चर दिए थे, and if you have to go to डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो इसके लिए आपको बेसिक से वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक। हॉरिजॉन्टल शेयर क्या है, शेयर फ्लो क्या है, हॉरिजॉन्टल शेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या फार्मूला है, किस लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने पीछे से डिटेल से शुरू किया। और आप कह सकते हैं कि शेयर सेंटर के आपके ये 2 लेक्चर्स हैं। जब तक आप ये दोनों लेक्चर्स इनको आप अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। क्योंकि जहां पे मैं इस लेक्चर से मैंने प्योरली आई हैव स्टार्टेड द शेयर सेंटर, बट उससे पहले जो लेक्चर था, इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, दैट इज अबाउट द शेयर फ्लो, हॉरिजॉन्टल शेयर। वो हमने क्यों निकाला, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या सिग्निफिकेंस था, तो उसका सिग्निफिकेंस ये था कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। और जब तक आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी शेयर फ्लो के बारे में, डायरेक्शन ऑफ शेयर फ्लो क्या है, तब तक
आप शेयर सेंटर को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें जो नेट, एक जब लोड आपका एक्ट करेगा बीम के ऊपर, एक तो बीम का जो लोड एक्ट करेगा उसका तो मूवमेंट होगा अबाउट द सेंट्राइड, दैट वी हैव टू फाइंड, बट जहां पे क्या होगा, सेकंड क्या होगा, एक शेयर फ्लो भी बीम के ऊपर एक्ट करेगा, उसका भी मूवमेंट होगा। एंड देन वी हैव टू सी कि जो नेट इफेक्ट है मूवमेंट्स का, वो आपका जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोड लगाते हैं तो नेट effect of the twisting moment is zero, that point is called the shear center। तो उसको find out करने के लिए you have seen the importance of the shear flow, you understand? So this is my topic, shear center का complete हो गया। इसमें आपके 2 लेक्चर्स हुए, लेक्चर 1 पार्ट 1 आप कह सकते हैं एंड पार्ट 2, बट ये डिफरेंट लेक्चर मैंने लिए हैं। तो इसको आप, अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करना है तो दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से डिटेल में देखिए, एंड इसको काफी डिटेल से पूरा 1 by 1 पूरे स्टेप वाइज इसको समझाने की कोशिश किया है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।